Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Welcome to Physics Hub. बेटा क्लास 8 की हमने न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स अपडेटेड एडिशन की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज आज एंड हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम उसके बाद 1B एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है बेटा वो अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 उसमें ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ग्राफ को किस तरह से लिया जाता है, ओरिजिन क्या होता है, वैल्यूज़ कैसी इक्वेशन में पुट की जाती हैं। तो हम ये सारी चीज़ें बेटा पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर प्रीवियस लेक्चर देख लें, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ग्राफ के बारे में। तो ये हमारा बेटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस चैप्टर को, इस सबक को सीखने के बाद आप टेबल्स, इक्वेशंस और ग्राफ की मदद से डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना सीखेंगे। ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है जो आज हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि प्रेशर और हमारे पास टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वेश्चन नंबर 9 में, और आगे हमारी बाकी स्टेटमेंट है, मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखें तो उसमें हमें बताया हुआ है वोल्टेज V और रेजिस्टेंस R ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो चलें बेटा देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ये हम वैसे पहले देख चुके हैं। तो हमें पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करे तो दूसरी भी उसी प्रोपोर्शन से, उसी रेशो से हमारे पास इंक्रीज़ कर रही हो। और ये उसकी कुछ इक्वेशंस हैं, ये एग्जांपल्स हैं कुछ उसकी, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलें बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। कहता है द प्रेशर P pascals of a gas in a container is directly proportional to its temperature T Kelvin when T is equal to 10, P is equal to 25। तो देखिए अब इसमें बेटा उसने बताया हुआ है कि टेम्परेचर जो है, जो प्रेशर है बेटा किसी भी गैस के कंटेनर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो आपको पता है कि इसको हम कैसे लिखते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हम इसको लिख लेंगे P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसकी इक्वेशन जैसे हम बनाते होते हैं, इसकी इक्वेशन को हम बना लेंगे। तो ये हमारे पास बेटा हम P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जैसे लिखते हैं, ये इस तरह से हम लिख लेंगे। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम हटाएंगे तो आपको पता है कि P इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, KT। तो वो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई बेटा, P इज़ इक्वल टू KT। अब इसके अंदर उसने बताया हुआ है व्हेन T इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 25। ये गलती से यहाँ पर बेटा y हो गया है, ये t की वैल्यू 10 है और यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा 25। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं बेटा, देखिए जहाँ पर p लिखा हुआ है यहाँ पर p की वैल्यू प्लेस कर दें, p इज़ इक्वल टू 25 और t की जगह पर यहाँ पर 10 लिख दें। तो आपको पता है कि ये 10 जाकर 25 पर डिवाइड होगा। तो 25 पर जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 2.5। तो ये k की वैल्यू जो है बेटा आप क्या करेंगे, आपकी ये P इज़ इक्वल टू KT वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दें। तो ये आपको पता है कि हम सबसे पहले यही काम करते होते हैं कि जिसको हम रिलेशन इक्वेशन या फिर कनेक्टिंग इक्वेशन कहते हैं, ये हमने वो इक्वेशन बना ली P इज़ इक्वल टू 2.5T। तो ये हमारी इक्वेशन जब बन जाती है, इसके बाद हम क्या करते होते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी होती हैं वो इसी इक्वेशन में पुट करके निकालते हैं। जैसे देखें ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया कि P और T की कनेक्टिंग इक्वेशन निकाल करने हैं। तो अब हमने इसके बाद सेकंड पार्ट करना है, उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन T इज़ इक्वल टू 24। तो अब देखिए T की वैल्यू 24 पुट करें इसी कनेक्टिंग इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर जहाँ पर T लिखा हुआ है यहाँ पर 24 पुट कर देंगे। मैं यहाँ पर 24 अगर पुट करूँ तो 2.5 से मल्टीप्लाई होकर ये मेरे पास क्या बन गया 60। तो इसका मतलब P की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 60। तो कब होगी P की वैल्यू 60, जब हमारे पास P की वैल्यू क्या होगी, T की वैल्यू क्या होगी 24। अच्छा इसी तरह से ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T व्हेन P इज़ इक्वल टू 12।
तो अब आपने क्या करना है, p की वैल्यू 12 पुट करनी है। तो जहाँ पर p है वहाँ पर 12 पुट कर दें। ये 2.5 मल्टीप्लाई t, ये 2.5 जो है बेटा 12 पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 12 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 4.8। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है। ये आप इस तरह के क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के स्टार्ट से करते आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई मसला होता है इसको सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलें चलते हैं बेटा इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इसका लास्ट पार्ट है, कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ पी अगेंस्ट टी। तो हमने ये कल भी डिस्कस किया था कि जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए भी हमारी जो कनेक्टिंग इक्वेशन होती है वही काम आती है। अब ये देखें, ये हमने अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखी। इस कनेक्टिंग इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कल भी, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि बेटा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करता है। अगर आप डिपेंडेंट क्वांटिटी निकालें तो वो भी ज़ीरो आएगी। कहाँ पर? जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ज़ीरो होगी। मतलब जैसे अगर आप देखें तो इसमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टी है और डिपेंडेंट क्वांटिटी पी है। तो अगर आप टी की वैल्यू ज़ीरो प्लेस कर रहे हैं तो आपके पास पी भी क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ग्राफ जो स्टार्ट होगा बेटा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। तो मैंने आपसे वैसे भी कहा था कि आप याद रखें कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है वो हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं p की वैल्यू जो है निकालना चाहूँ 2.5 को अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब जब 2.5 को आपने ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ज़ीरो। तो जब आप दूसरी वैल्यू निकालना चाहते हैं, दूसरी वैल्यू के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स योर चॉइस कि आप क्या वैल्यू पुट करते हैं टी की। तो आप यहाँ पर टी की वैल्यू जो है हमने यहाँ पर 2 प्लेस की है। अगर मैं यहाँ पर टी की वैल्यू 2 प्लेस करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। लेकिन जहाँ पर मैंने टी की वैल्यू 0 पुट की थी वहाँ पर अब मैं टी की वैल्यू जो है 2 पुट कर देता हूँ। देखिए अगर मैं टी की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो मेरे पास 2.5 से 2 मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देगा मुझे, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन t इज़ इक्वल टू 2 p इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से 5। अब आप देखें आप ग्राफ कैसे बनाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको आप x एक्सिस पर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको आप y एक्सिस पर लें। ये देखिए हमने इसी तरह से p को y एक्सिस पर लिया, x को x एक्सिस पर लिया। उसके बाद आप जो वैल्यू हमने t की पुट की थी, एक तो इसका पॉइंट जो है वो हमारे पास ये ओरिजिन बन गया। देखिए p इज़ इक्वल टू 0 होगा तो t भी इज़ इक्वल टू 0 होगा। तो एक तो ये उसका ओरिजिन पर पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट के लिए आप अपनी मर्ज़ी से जो आपने वैल्यू पुट की है वो x एक्सिस पर वो लिखें और y एक्सिस पर जो उसकी p की वैल्यू आई है वो लिख दें। अब इन दोनों को मिलाएं तो ये देखें आपको ये जहाँ पर जाकर मिल रहे हो वहाँ पर आप क्रॉस लगा दें। क्रॉस लगाने के बाद आप स्केल और पेंसिल की मदद से एक लाइन ड्रा कर दें जो कि 2 और 5 को पास कर रही हो। तो ये बेटा हमारा ग्राफ बन गया। आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई भी इसमें मसला होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी तरह का है हमारे पास। कहता है द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V वोल्ट्स नीडेड टू सेंड अ फिक्स अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस R। देखिए बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट किया था, तो मैंने तब आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी है। इस तरह के क्वेश्चंस में वो स्टेटमेंट को बढ़ाकर हमें सोचने पे मजबूर कर रहा होता है। थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को ट्रिकी करने की कोशिश की है कि स्टूडेंट को मुश्किल हो। आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट उन दो क्वांटिटीज़ को देखना है जिनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे अगर मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ूं तो कहता है द अमाउंट ऑफ वोल्टेज V। तो देखिए हमें पहली एक जो क्वांटिटी है वो मिल गई V, एक क्वांटिटी हमें मिल गई, हमें यही चाहिए थी। ये आगे वाली जितनी भी बातें हैं इनसे हमें अभी कोई कंसर्न नहीं है। अब यहाँ से देखें इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमें ये पता चल गया कि ये क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। टू इट्स रेजिस्टेंस R, तो देखिए ये हमें दूसरी क्वांटिटी मिल गई। तो आपको बेसिकली यही दो क्वांटिटीज चाहिए थी। एक क्वांटिटी आपको V की शक्ल में मिल गई और दूसरी क्वांटिटी R की शक्ल में मिल गई। सेकेंडली ये ज़रूर है
कि अगर वो आपसे क्वेश्चन में कहीं कहे कि आप जब आंसर निकालें तो उसका यूनिट भी लिखें, तो देखिए अगर आप वी निकाल रहे हो तो ये वी का यूनिट वोल्ट है, उसके साथ लिख दें। अगर आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो जहाँ पे आपको अननोन हो तो उसके साथ भी आप ओम लिख सकते हैं, ताकि यूनिट भी आपको साथ साथ पता होने चाहिए। तो देखिए बेटा, हमें यहाँ से पता चल गया जो हमारी दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो आप एक क्वांटिटी वी को इस तरह से लिख दें, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर जब इसके आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो ये वी इज़ इक्वल टू के आर बन जाएगा। तो देखें ये हमारे पास वो बन गया। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने स्टेटमेंट पढ़ के बना लिया। अब उसके बाद आगे वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू 6 वी इज इक्वल टू 9। तो आप ये दो वैल्यूज़ पुट कर दें, वी की जगह पर बेटा हम 9 पुट कर देते हैं और आर की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं 6। तो ये 6 आपको पता है कि 9 पर जाकर डिवाइड होगा, तो जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो वो ये के की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 1.5। अब ये के की वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन में ऊपर पुट करें तो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अभी बनाई थी। तो ये हमारे पास बेटा बन गया v इज इक्वल टू 1.5 आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। उसके बाद देखें इसका सेकंड पार्ट, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन r इज इक्वल टू 15। तो अब आपने r की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास v 15 है। तो देखिए आप r जहाँ लिखा हुआ है इसी कनेक्टिंग इक्वेशन में वहाँ 15 लिखें, 15 को 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 22.5 आपके पास आ गया। तो ये v की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा जल्दी से। देखिए कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r व्हेन v इज इक्वल टू 15। अब आप v की जगह पर 15 पुट कर दें। तो देखिए बेटा ये v की जगह पर आपने 15 पुट किया तो ये आपके पास 1.5 उधर जाके डिवाइड होगा और ये r की वैल्यू आ गई 10। तो ये आपने बेटा इसी तरह थर्ड पार्ट भी कर लिया। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसका ग्राफ ड्रा करना है हमने। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास, ग्राफ ड्रा करने से पहले उसने एक और वैल्यू भी हमें दी हुई है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रा करना है बेटा हमने इसके लिए। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी कनेक्टिंग इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते हुए बेटा हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए जब मैंने आर की जगह पर यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में 0 पुट किया तो डिपेंडेंट क्वांटिटी भी 0 आ रही है। तो इसका मतलब देखें हमें वही बात कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा ही होता है कि हमारे पास एक क्वांटिटी को 0 पुट करें तो दूसरी क्वांटिटी भी 0 आती है। अब आप r की वैल्यू जो है 2 पुट करें। अगर आप इस इक्वेशन में r की जगह पर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास क्या हो जाएगा 3। तो ये आपके पास बेटा 1.5 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर इसका आ गया 3। तो ये आपने 3 जो है बेटा जब r इज इक्वल टू 2 होगा v की वैल्यू 3 होगी। तो आपने इसी तरह ग्राफ बना लेना है अपना। आपकी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे आप बेहतर है कि एक्स एक्सिस पर ले लें और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है बेहतर है उसे वाई एक्सिस पर ले लें। उसके बाद जो है आप अपना बेटा ग्राफ प्लॉट कर लें। जब देखें आर की जगह पर आपने 2 लिखा है तो वाई की वैल्यू आपको 3 मिली है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ग्राफ पर ड्रा करके मिलाएं तो बेटा ये इस पॉइंट पर हमें मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप स्केल की मदद से ड्रा कर दें तो ये आपके पास बेटा इसका ग्राफ बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1A जो है बेटा ये ख़त्म हो गई है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 1B स्टार्ट करेंगे। आपको 1A को बेटा आप अच्छी तरह सॉल्व करें। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर किसी भी किस्म का आपको कोई मसला होता है तो आप वो मुझसे डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्ड मिलेगा। चलें, आज तक के लिए यही था हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।